नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ जानो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, पुलिस पावर्स और इंटरनल सिक्योरिटी सभी को एक साथ कनेक्ट करता है। अगर आप यूपीएससी, जुडिशरी, लॉ एंट्रेंस या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सिर्फ लॉ या करंट अफेयर्स को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे पैलेट गन होती क्या है, इसका लीगल बेसिस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोर्ट से क्या डिसीजंस दिए हैं इसको लेके, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टैंड है, और सबसे इंपॉर्टेंट 2026 में जो कंट्रोवर्सी हुई है उसका लीगल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अचानक पैलेट गन्स फिर से न्यूज में क्यों आ गई। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर चलो संसद प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों को पैलेट इंजरीज होने की रिपोर्ट सामने आई। इनिशियली दिल्ली पुलिस ने कहा कि पैलेट गन्स यूज ही नहीं हुई, लेकिन बाद में एक पुलिस डायरी एंट्री सामने आई जिसमें मेंशन था कि आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स ने डीसीपी के ऑर्डर पर प्लास्टिक पैलेट्स फायर किए थे। इसी इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई जिसमें नेशन वाइड बैन की डिमांड की गई। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझिए, इंडिया में कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिकली बोले पैलेट गन लीगल है या बोले पैलेट गन इलीगल है। या यही इस डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है। इसका यूज जनरल पुलिस पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपीज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जस्टिफाई किया जाता है, और इसी वजह से ये इशू सिर्फ पुलिसिंग का नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इशू भी बन गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, लोग जनरली क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल को सेम समझते हैं, लेकिन लॉ में दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। क्राउड मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी प्रोटेस्ट या पब्लिक गैदरिंग को पीसफुली कंडक्ट करवाना, जैसे बैरिकेडिंग करना, ट्रैफिक डाइवर्जन, पब्लिक अनाउंसमेंट, परमिशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन। यानी पुलिस का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोटेस्ट को पीसफुली कंप्लीट करवाना। लेकिन क्राउड कंट्रोल तब आता है जब सिचुएशन वॉयलेंट हो जाए, जब पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो, स्टोन पेल्टिंग हो, पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक हो या पब्लिक सेफ्टी डेंजर में हो, तब फोर्स यूज की जा सकती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बारे में, तो आर्टिकल 19(1) बी जो है हर सिटीजन को पीसफुली और बिना वेपन्स के असेंबल होने की फंडामेंटल राइट देता है। लेकिन अगर असेंबली वॉयलेंट हो जाए तो लॉ उसे अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर कर सकता है, और अगर अनलॉफुल असेंबली फोर्स यूज करे तो वो राइट की कैटेगरी में आ सकती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखिए, पुलिस का पहला ड्यूटी प्रोटेस्ट को फैसिलिटेट करना है, डिस्पर्स करना नहीं। फोर्स हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब देखते हैं पैलेट गन्स इंडिया में आई ही क्यों। इसकी हिस्ट्री समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पीरियड में क्राउड कंट्रोल का मेन टूल था लाठीचार्ज। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया ने टीयर गैस और वाटर कैनन्स का यूज शुरू किया। लेकिन 2010 में कश्मीर वैली में लार्ज स्केल पर स्टोन पेल्टिंग और वॉलेंट प्रोटेस्ट हुए। उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइव एम्यूनेशन यूज की जिसमें 100 से ज्यादा सिविलियंस की डेथ हुई। इसके बाद गवर्नमेंट पर प्रेशर बना कि कोई ऐसा वेपन यूज किया जाए जो बुलेट से कम डेंजरस हो। इसी बैकग्राउंड में पेलेट गन्स इंट्रोड्यूस की गई। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था लाइव बुलेट्स की जगह लेस लीथल वेपन यूज करना। ध्यान रहे, लेस लीथल का मतलब नॉन लीथल नहीं होता। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। 2016 में बुरहान वानी के बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसमें हजारों लोग पैलेट इंजरीज का शिकार हुए, कई लोग परमानेंटली ब्लाइंड हो गए। इसी वजह से पैलेट गन्स इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल क्राउड कंट्रोल वेपन बन गया है। अब टेक्निकल साइड समझते हैं। पैलेट गन असल में एक 12 बोर पंप एक्शन शॉट गन होती है, लेकिन नॉर्मल बुलेट की तरह इसमें सिंगल प्रोजेक्टाइल नहीं होता। एक कार्टेज के अंदर हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे मेटल या पॉलीमर पैलेट्स होते हैं। जब ट्रिगर प्रेस होता है तो ये सारे पैलेट्स एक साथ बाहर निकलते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं। इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। अगर टारगेट के लेग्स पर एम भी किया जाए तो पैलेट फेस या आइस तक पहुंच सकते हैं। इसी अनप्रिडिक्टेबल स्प्रेड की वजह से कोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न रेज करते हैं। 2016 के बाद गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर पॉलीमर पैलेट्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन इंजरी का रिस्क कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। इसीलिए मैं पैलेट गन को नॉन लिथल वेपन नहीं बल्कि लेस वेपन वेपन कहा जाता है। ये डिफरेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लॉ के लिए भी। तो अब सवाल आता है कि अगर पैलेट गन इतनी ही कंट्रोवर्शियल है तो पुलिस के पास और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। क्राउड कंट्रोल में पुलिस फोर्स एकदम से यूज नहीं की जाती। लॉ का प्रिंसिपल है ग्रेजुएटेड यूज ऑफ फोर्स, यानी सिचुएशन जितनी सीरियस होगी रिस्पॉन्स उतना ही एस्केलेट होगा। सबसे पहला ऑप्शन होता है लाठीचार्ज। इसका यूज तब किया जाता है जब भीड़ एग्रेसिव हो लेकिन आर्म्ड या हाईली वॉलेंट ना हो। उसके बाद आता है वाटर कैनन। इसका पर्पस होता है क्राउड को डिस्टेंस से डिस्पर्स करना बिना डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट के। अगर क्राउड और वॉलेंट हो जाए तब यूज होता है टीयर गैस या स्मोक शेल्स। इनका ऑब्जेक्टिव होता है टेम्परेरी इरिटेशन क्रिएट करना, लोगों को एरिया छोड़ने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद आता है पावा शेल्स। पावा शेल्स इंट्रोड्यूस अभी हाल में होते हैं और इसको बहुत ज्यादा फॉरवर्ड भी किया जा रहा है, बट ये सक्सेसफुल नहीं। ये सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये चिली बेस्ड इरिटेंट शेल्स होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिचुएशंस में पावर शेल्स इफेक्टिव प्रूव नहीं हुए। उसके बाद आता है रबर या प्लास्टिक बुलेट, और उसके बाद
और उससे भी सीरियस सिचुएशन में पैलेट गन। और सबसे लास्ट ऑप्शन होता है लाइव एम्यूनिशन। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, पैलेट गन को पुलिस का फर्स्ट चॉइस नहीं माना जाता। थ्योरी के हिसाब से इसे सिर्फ तब यूज किया जाना चाहिए जब बाकी सारे ऑप्शंस फेल हो जाए और सिचुएशन पब्लिक सेफ्टी के लिए सीरियस थ्रेट बन चुकी हो। अब पैलेट गन्स के पूरे इवोल्यूशन टाइमलाइन को देखते हैं। 2010 में कश्मीर में वॉलेंट प्रोटेस्ट और स्टोन पेल्टिंग के बाद पैलेट गन्स इंट्रोड्यूस की गई। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था लाइव बुलेट्स की जगह कंपैरेटिवली लेस लीथल वेपन यूज करना। फिर आता है 2016, बुरहान वानी की डेथ के बाद कश्मीर में मासिव प्रोटेस्ट हुए। इसी पीरियड में सबसे ज्यादा पैलेट गन इंजरीज भी रिपोर्ट हुई। हजारों लोग इंजर्ड हुए और बहुत सारे लोगों की आईसाइट परमानेंटली अफेक्ट हुई। इसी इंसिडेंट ने पूरी दुनिया का अटेंशन इंडिया की क्राउड कंट्रोल पॉलिसी पर ला दिया। इसके बाद होम मिनिस्ट्री ने एक 7 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कमेटी ने रिकमेंड किया कि पैलेट गन्स का यूज सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में किया जाना चाहिए और पावा शेल्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद पावा हर जगह इफेक्टिव नहीं रहा। इसीलिए मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर पैलेट्स के साथ पैलेट गन्स दोबारा डिप्लॉय की गई। फिर जनवरी 2024 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने पैलेट गन्स पर कंप्लीट बैन लगाने से मना कर दिया। और फाइनली जुलाई 2026 में पहली बार कश्मीर के बाहर दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पैलेट गन्स कंट्रोवर्सी सामने आई। इसी इंसिडेंट ने डिबेट को रीजनल इशू से नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बना दिया है। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी पुलिस एक्शन की लीगैलिटी सिर्फ स्टेट्यूट से नहीं डिसाइड होती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट पर भी पास होना पड़ता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी लॉ के ऊपर नहीं है, पुलिस जो भी फोर्स यूज करेगी उसका लीगल अथॉरिटी होना जरूरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यानी स्टेट सिर्फ लॉ एनफोर्स नहीं करेगी बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज जैसे कि लिबर्टी, डिग्निटी और इक्वलिटी को भी प्रोटेक्ट करेगी। अब फंडामेंटल राइट्स देखिए, आर्टिकल 19(1)(a हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। पीसफुल प्रोटेस्ट भी इसी फ्रीडम का पार्ट माना जाता है। आर्टिकल 19(1)(b कहता है कि सिटीजन पीसफुली और बिना वेपन्स का असेंबल हो सकते हैं, लेकिन ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(3) गवर्नमेंट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर देते हैं, पर फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी के नाम पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को एक्सपैंड करके बॉडीली इंटीग्रिटी, डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी तक इंटरप्रेट किया है। और अगर किसी पुलिस एक्शन से परमानेंट ब्लाइंडनेस या सीरियस बॉडी इंजरी होती है तो आर्टिकल 21 डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए पैलेट गन डिबेट का सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ये है, क्या इतना डेंजरस वेपन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के टेस्ट को सेटिस्फाई करता है? अब देखते हैं कि इंडियन लॉ क्राउड कंट्रोल को कैसे रेगुलेट करती है। सबसे पहले आता है भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस। ये लॉफुल असेंबली और राइटिंग को डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है। इसके बाद आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स करने की पावर्स देती है और जरूरत पड़ने पर आर्म फोर्सेस की असिस्टेंस भी अलाउ करती है। पुलिस की फंक्शन का बेसिक फ्रेमवर्क आज भी पुलिस एक्ट 1861 और अलग अलग स्टेट पुलिस एक्ट से आता है। कुछ स्पेशल एरियाज जैसे कि डिस्टर्ब एरियाज में अफस्पा जैसे स्पेशल लॉज भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के लिए बीएनएसएस की सेक्शन 163 के अंडर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशू किए जा सकते हैं। ये पहले सीआरपीसी की सेक्शन 144 हुआ करती थी। या ये एक एग्जाम पॉइंट भी याद रखिएगा, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी तीनों अलग कॉन्सेप्ट है। हर पब्लिक डिस्टर्बेंस पब्लिक ऑर्डर नहीं होता और हर पब्लिक ऑर्डर इशू इंटरनल सिक्योरिटी नहीं होता। यूपीएससी और जुडिशरी एग्जाम्स में डिस्टिंक्शन बहुत बार पूछा गया है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझिए, पुलिस फोर्स यूज करने का ऑर्डर कौन देता है? ग्राउंड पर एक्शन पुलिस या आरएएफ करती है, लेकिन जनरली अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑथराइजेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर रिस्पांस कोऑर्डिनेट करता है। और अगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय होती है यानी कि सीआरपीएफ, तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एड में काम करती है। और सिर्फ ऑर्डर होना ही काफी नहीं है, लॉ 5 लीगल टेस्ट भी अप्लाई करता है। पहला, नेसेसिटी, क्या फोर्स यूज करना वाकई जरूरी था? दूसरा, प्रोपोर्शनलिटी, जितना थ्रेट था क्या उतना ही फोर्स यूज हुआ? तीसरा, मिनिमम फोर्स प्रिंसिपल, सिर्फ उतनी ही फोर्स यूज होनी चाहिए जितनी एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है। चौथा, लास्ट रिजॉर्ट, वार्निंग, बैरिकेडिंग, नेगोशिएशन, लाठी चार्ज, टीयर गैस, क्या ये सब ऑप्शंस पहले एग्जॉस्ट किए गए? और पांचवा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पुलिस को ऐसे तरीके से एक्शन लेना चाहिए जिसे लाइफ और आईसाइट का रिस्क मिनिमम हो। ये 5 प्रिंसिपल्स ही डिसाइड करती हैं कि कोई पुलिस एक्शन लीगल माना जाएगा या एक्सेसिव फोर्स। इसी वजह से किसी भी पैलेट गन केस में कोर्ट सबसे पहले यही क्वेश्चंस पूछती है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है वो समझना चाहिए, क्या पैलेट गन्स इंडिया में लीगल है? अगर एग्जाम में, ये इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिर्फ यस और नो नहीं बोल दे।
आंसर इनकम्प्लीट माना जाएगा। सही लीगल आंसर है इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहले एक फैक्ट समझिए, इंडिया में कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिकली कहे कि पैलेट गन्स लीगल है, और कोई एक्ट ये भी नहीं कहता कि पैलेट गन्स इलीगल है। यानी पार्लियामेंट ने पैलेट गन्स के लिए कोई डेडिकेटेड लॉ पास ही नहीं किया है, तो फिर पुलिस इनका यूज किस बेसिस पर करती है? इसका आंसर है जनरल पुलिस पावर्स, बीएनएसएस के प्रोविजंस, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। यानी लीगैलिटी किसी स्पेसिफिक वेपन से नहीं, फोर्स यूज करने की लीगल पावर से डिराइव होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस कभी भी पैलेट गन यूज कर सकती है। हर बार कोर्ट एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इस सिचुएशन में पैलेट गन यूज करना नेसेसरी था, और दूसरा, क्या ये प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था? अगर आंसर नो है तो चाहे वेपन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हो या उसका पर्टिकुलर यूज इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके इसीलिए एक लाइन याद रखें, वेपन्स की लीगैलिटी और उसका मिसयूज की लीगैलिटी दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, और इसी डिस्टिंक्शन को कोर्ट्स रिपीटेडली एक्सप्लेन करती रही है। अब देखते हैं जुडिशरी ने इस इशू को कैसे डील किया है। सबसे इंपॉर्टेंट केस है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस स्टेट। ये लिटिगेशन 2016 के कश्मीर अनरेस्ट के बाद शुरू हुई थी। पिटिशनर्स के आर्गुमेंट था कि पैलेट गन्स की वजह से हजारों लोग इंजर्ड हुए, कई लोग परमानेंटली ब्लाइंड हो गए, इसलिए इन वेपन्स पर कंप्लीट बैन लगाना चाहिए। कोर्ट ने इंजरीज को इग्नोर नहीं किया, कोर्ट ने गवर्नमेंट को बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने को कहा। लेकिन कोर्ट ने पैलेट गन्स पर कंप्लीट बैन लगाने से मना कर दिया। कोर्ट का रीजनिंग क्या था? कोर्ट ने कहा जब तक वॉयलेंट मोब्स और स्टोन पेल्टिंग जैसे सिचुएशन एग्जिस्ट करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ ना कुछ फोर्स यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए ऑपरेशनल डिसीजंस ग्राउंड रियलिटी देखकर लिए जाएंगे। जनवरी 2024 में भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपना सिमिलर अप्रोच कंटिन्यू रखा। इसलिए आज तक किसी भी इंडियन कोर्ट ने पैलेट गन्स को पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन कोर्ट्स ने एक बार बात बात कही है, अगर एक्सेसिव फोर्स यूज नहीं हुई तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी होगी। यानी कोर्ट वेपन को ऑटोमेटिकली इलीगल नहीं मान रही, लेकिन मिसयूज को जुडिशियल सिक्योरिटी के अंदर ले रही है। अब आते हैं लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे। जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद एक फ्रेश पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। पिटिशनर्स में रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर और एलीज पैलेट इंजरी विक्टिम शामिल हैं। पिटिशंस का मेन आर्गुमेंट है पैलेट गन्स का यूज सिविलियन क्राउड कंट्रोल में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 21 को वॉयलेट करता है। और क्योंकि पैलेट गन का पैलेट स्प्रेड अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये इनहेरेंटली डिस्प्रोपोर्शनेट वेपन है। पिटिशन में नेशन वाइड बैन की डिमांड की गई है। और अब यहाँ लेटेस्ट डेवलपमेंट समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पैलेट गन्स पर फाइनल बैन नहीं लगाया। रिसेंट हियरिंग में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि पुलिस एक्सेप्शनल सिचुएशन में पैलेट गन्स यूज कर सकती है, लेकिन साथ ही सेंटर को आरएएफ का एम्युनिशन जो लोग हैं प्रिजर्व प्रोड्यूस करने का डायरेक्शन दिया है, ताकि कोर्ट्स फैक्ट्स वेरीफाई कर सके। इससे पता चलता है कि कोर्ट एक तरफ पुलिस पावर्स को रिकॉग्नाइज कर रही है और दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करना चाहती है। तो एक बात याद रखिएगा, ये मैटर अभी पेंडिंग है। फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद ही क्लियर होगी। अब लीगल डिबेट के साथ साथ ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव को भी समझते हैं। लॉ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करना नहीं होता, लॉ का ऑब्जेक्टिव सिटीजन्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना भी होता है। इसीलिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पैलेट गन्स को लेकर सीरियस कंसर्न रेज करते रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन यूज ऑफ फोर्स कहता है कि पुलिस को हमेशा मिनिमम फोर्स और प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करना चाहिए। इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एक्सेसिव पुलिस फोर्स की कंप्लेंट्स एग्जामिन कर सकती है। अब मेडिकल डेटा देखते हैं। 2016 के अनरेस्ट के बाद हजारों पैलेट गन इंजरीज रिपोर्ट हुई, हंड्रेड्स ऑफ आई इंजरीज डॉक्यूमेंट हुई। कल विक्टिम्स परमानेंटली ब्लाइंड हुए। कई सारे विक्टिम्स वैसे परमानेंटली ब्लाइंड भी हुए। डॉक्टर्स ने ये भी ऑब्जर्व किया कि पैलेट गन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसका स्कैटर इफेक्ट है। एक नॉर्मल बुलेट एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, लेकिन पैलेट गन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ पैलेट्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं। इसी वजह से तो आईज और फेस भी हिट हो सकते हैं, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ह्यूमन राइट्स ग्रुप सबसे बड़ा लीगल कंसर्न भी मानती है। अब पूरी हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में समझते हैं। 2010 में पैलेट गन्स कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुए। 2016 में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी और मैक्सिमम इंजरीज। 2017 के बाद मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर पैलेट्स यूज होने लगे। और फिर जुलाई 2026 पहली बार कश्मीर के बाहर दिल्ली में पैलेट गन कंट्रोवर्सी सामने आए। यही इंसिडेंट इस टॉपिक को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बना देता है। इंसिडेंट के बाद इनिशियली पब्लिक स्टेटमेंट में पैलेट गन यूज डिनाई किया गया। बाद में पुलिस डायरी एंट्री सामने आई जिसमें अली ऑथराइजेशन रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट
कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सामने लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुई। यहाँ ऑडियंस को एक लीगल प्रिंसिपल याद रखना चाहिए, डेमोक्रेसी में सिर्फ फोर्स का यूज ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस फोर्स की ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंटेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जंतर मंतर कंट्रोवर्सी सिर्फ पैलेट गन की डिबेट नहीं है, ये गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की भी डिबेट है। अब तक हमने हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटस सबको समझ लिया है। अब इसमें समझते हैं कि अब इसी को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, पैलेट गन्स को लेकर डिबेट एग्जैक्टली किस बात की है। एक साइड पर गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप। सबसे पहले गवर्नमेंट का पॉइंट समझते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि जब वायलेंट मॉब पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग करती है, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं और ऑफिसर्स की जान को डेंजर होता है, तब पुलिस के पास फोर्स यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अगर चॉइस लाइव बुलेट पर और पेलेट गन के बीच हो तो पेलेट गन कंपैरेटिवली लेस लीथल ऑप्शन है। उनका आर्गुमेंट है कि इसका ऑब्जेक्टिव किसी को मारना नहीं बल्कि क्राउड को डिस्पर्स करना है। और अब दूसरी साइड देखते हैं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पैलेट गन डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, इसमें जो पैलेट्स निकलते हैं वो वॉलेंट पर्सन और पीसफुल प्रोटेस्टर में डिफरेंस नहीं करते। अगर कोई बाइस्टैंडर या जर्नलिस्ट या इनोसेंट सिटीजन उस एरिया में हो तो वो भी इंजरी का शिकार हो सकता है। डॉक्टर का सबसे बड़ा कंसर्न आई इंजरीज को लेकर है। परमानेंट ब्लाइंडनेस किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न माना जाता है। और अगर लीगल एक्सपर्ट्स का आर्गुमेंट है कि जब किसी वेपन का इम्पैक्ट इतना अनप्रिडिक्टेबल हो तो उसका प्रोपोर्शनल यूज प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए डिबेट सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं, ये डिबेट है सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी, और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इन दोनों के बीच बैलेंस ढूंढने की कोशिश करता है। अब देखते हैं दुनिया के दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले यूके। यूके में रबर राउंड्स का यूज स्ट्रिक्ट ऑथराइजेशन के बाद ही होता है और पैलेट स्प्रे जैसे वेपन जनरली यूज नहीं की जाती। यूएस में रबर बुलेट्स और फोम प्रोजेक्टाइल्स का यूज होता है, लेकिन 2020 के प्रोटेस्ट के बाद कई अमेरिकन कोर्ट्स ने पुलिस की यूज ऑफ फोर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया। फ्रांस में LBD 40 रबर बॉल लॉन्चर्स यूज किए गए हैं, लेकिन वहां भी आई इंजरीज और परमानेंट ब्लाइंडनेस के केसेस के बाद काफी क्रिटिसिज्म हुआ। इसराइल में रबर कोटेड स्टील बुलेट्स का यूज क्राउड कंट्रोल में होता है, वहां भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने सीरियस ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। कनाडा का मॉडल कंपैरेटिवली डिफरेंट है, वहां एम्फेसिस होता है नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन और डी एस्केलेशन, फोर्स का लास्ट ऑप्शन माना जाता है। और यूनाइटेड नेशन भी अपनी गाइडलाइंस में एक इंपॉर्टेंट बात कहता है, लेस लीथल डज नॉट मीन सेफ। यानी सिर्फ इसलिए कि वेपन बुलेट से कम डेंजरस है इसका मतलब ये नहीं कि उसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज लीगल या जस्टिफाइड हो जाएगा। अब थोड़ा एथिक्स और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। ये टॉपिक यूपीएससी GS4 और जुडिशरी इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहला एथिकल क्वेश्चन है, स्टेट सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे या इंडिविजुअल लिबर्टी को। अगर एक वॉयलेंट मॉब को रोकने के लिए फोर्स यूज होती है और उसमें एक इनोसेंट सिटीजन परमानेंटली ब्लाइंड हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। दूसरा क्वेश्चन, क्या सिर्फ गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी या इंडिविजुअल ऑफिसर भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर एक्सेसिव फोर्स यूज हुई है तो सिटीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। आर्टिकल 32 और 226 इसी पर्पस के लिए अवेलेबल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट होते हैं तो कोर्ट्स कंपनसेशन भी अवॉर्ड कर सकती है। इसी प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट जुरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी हो सकती है और अगर एक्सेसिव फोर्स प्रूव हो जाए तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या सिविल लाइबिलिटी भी पॉसिबल है। अब रिफॉर्म्स की बात की जाए, एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं सबसे पहला डायलॉग नेगोशिएशन, बेटर क्राउड मैनेजमेंट, मॉडर्न सर्वेलेंस, बॉडी कैमरास, ड्रोन मॉनिटरिंग और फोर्स तभी यूज हो जब एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल हो। टीवीएसएन प्रसाद कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि पैलेट गन्स का यूज सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में होना चाहिए। याद रखिएगा, टीवीएसएन प्रसाद कमेटी ने ये रिकमेंड किया था। यानी लॉ का ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट नहीं, प्रिवेंटिव होना चाहिए। अब पूरा टॉपिक सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया में पैलेट गन को स्पेसिफिकली ऑथराइज करने वाला कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है। दूसरा, इसकी लीगैलिटी जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल पुलिस पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव SOP से डिराइव होती है। तीसरा, हर यूज को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 19 और 21 के टेस्ट को पास करना होगा, यानी नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, रीजनेबलनेस और मिनिमम फोर्स। चौथा, इंडियन कोर्ट से अब तक पैलेट गन्स पर कंप्लीट बैन नहीं लगा है, लेकिन मिसयूज को जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर रखा है। पांचवा, हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल एक्सपर्ट्स परमानेंट आई इंजरीज को सबसे बड़ा कंसर्न मानते हैं। और लास्ट पॉइंट, 2026 के जंतर मंतर इंसिडेंट इस डिबेट को कश्मीर से निकालकर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बना चुका है। यूपीएससी के लिए GS2, GS3 और एथिक्स में इन
ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी एग्जाम्स के लिए आर्टिकल्स 40, 19, 21, 32 और 2026 बीएनएसएस और पुलिस पावर्स के कंटेक्स्ट में पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यू में अगर आपसे ओपिनियन पूछा जाए तो कभी भी एक साइडेड आंसर मत दीजिएगा। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस एक्सप्लेन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली बैलेंस एक्सप्लेन आंसर्स दीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि पैलेट गन सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये इंडिया डेमोक्रेसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन का सिंबल बन चुका है। एक तरफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस ऑफिसर की सेफ्टी इंश्योर करना और वॉयलेंस को कंट्रोल करना। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को डिग्निटी, लिबर्टी और लाइफ का प्रोटेक्शन भी देता है। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में फोर्स का यूज सिर्फ लीगल होना ही काफी नहीं होता, उसका नेसेसरी होना भी जरूरी है, उसका प्रोपोर्शनेट होना भी जरूरी है और उसका अकाउंटेबल होना भी उतना ही जरूरी है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनल आंसर देने से पहले पूरे मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से एग्जामिन करने का चूज किया है। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में पार्लियामेंट कोई स्पेसिफिक लॉ बनाती है या सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के थ्रू डिटेल गाइडलाइंस इशू करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ सिटीजन्स को लॉ फॉलो करना नहीं है, स्टेट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही पावर एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप जुडिशरी, यूपीएससी, क्लैट, सीयूटी, लॉ एंट्रेंस या एग्जाम, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स को डीपली समझना चाहते हो तो लॉ जानो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में और एक एक और इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।